नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस 100% चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, हम 12th क्लास की एनसीईआरटी की जो दूसरी बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसके अध्याय 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों पर चर्चा कर रहे थे। और राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों से संबंधित अब तक मैं 3 वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप वो वीडियो देखिए ताकि आपको ये आगे के पार्ट बहुत आसानी से समझ में आए। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे रजवाड़ों के विलय से संबंधित समस्या के ऊपर। इससे पहले हमने भारत पाकिस्तान के विभाजन से उत्पन्न हुई समस्याओं पर अपनी चर्चा की थी। और रजवाड़ों के विलय से संबंधित जस्ट इससे पहले का जो वीडियो है भाग 3, आप पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद आपको ये भाग बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय रियासतों या रजवाड़ों का एकीकरण की समस्या। 1947 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम द्वारा 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्रों का जन्म हुआ। और ये आप जानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप की लगभग 565 देसी रियासतों को ये अधिकार दिया गया था कि या तो वो भारत में शामिल हो जाएं या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, और अगर वो दोनों में से किसी में भी शामिल नहीं होना चाहती तो स्वतंत्र अपना अस्तित्व बनाए रखें। दोस्तों, ये बहुत ही विषम परिस्थिति थी। क्यों? क्योंकि इससे देश में गृह युद्ध भड़कने का खतरा था। एक तरफ तो देसी रियासतों की प्रजा राजनीतिक अधिकारों तथा संविधान सभा में प्रतिनिधित्व के लिए मांग कर रही थी, और दूसरी ही तरफ कुछ महत्वाकांक्षी शासक या राजा अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने का स्वप्न देख रहे थे, तथा साथ ही साथ जिन्ना भी देसी राज्यों को पाकिस्तान में मिलाने को उकसा रहा था। ऐसी विकट परिस्थिति का मुकाबला अंतरिम सरकार के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने साहस व धैर्य के साथ किया। उन्होंने देसी रियासतों को भौगोलिक, आर्थिक तथा जनता की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करने का सुझाव दिया। साथ ही साथ दोस्तों, उन्होंने ये आश्वासन भी दिया, कांग्रेस देशी नरेशों की दुश्मन नहीं है, बल्कि उनकी और उनकी प्रजा के हितों की संरक्षक है। और इस अपील का भारतीय नरेशों पर अच्छा प्रभाव पड़ा, और इसी के कारण 15 अगस्त 1947 के पूर्व ही अधिकांश सभी रियासतें भारतीय संघ में सम्मिलित हो चुकी थी। केवल जो 4 रियासतें थी, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर, इन रियासतों का विलय जो था वो भारतीय संघ में थोड़ा सा कठिन रहा। तो अब ये जो हमारा वीडियो का ये भाग है, ये इन 4 रियासतों पर ही फोकस करेगा कि किस तरह से इन 4 रियासतों का विलय जो है वो भारत में हुआ। तो सबसे पहले हम जूनागढ़ की रियासत के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जूनागढ़, सबसे पहले मानचित्र में आप इसकी स्थिति देख लीजिए। जूनागढ़ रियासत जो है वर्तमान में गुजरात राज्य का अंग है, और ये देखिए ये जूनागढ़ रियासत है। तो वर्तमान में गुजरात की सीमा से लगी रियासत, यहाँ बहुसंख्यक जनता हिंदू थी, यानी कि यहाँ पे आबादी का बहुसंख्यक मैक्सिमम भाग जो था वो हिंदू था। लेकिन यहाँ के शासक जो थे मुस्लिम थे, और शासक का नाम था मोहम्मद महाबत खान ई। जूनागढ़ के जो नवाब थे, इन्होंने अपनी जनता के विरुद्ध पाकिस्तान के पक्ष में विलय की इच्छा जताई थी, लेकिन जनता जो है वो पाकिस्तान में बिल्कुल भी विलय के पक्ष में नहीं थी। नवाब के निर्णय का राज्य के नागरिकों ने विरोध किया, और विरोध ही नहीं किया बल्कि एक स्वतंत्र अस्थायी हुकूमत की भी स्थापना कर ली। इन सब से परेशान होकर, मजबूर होकर नवाब जो था वो पाकिस्तान भाग गया। और उसके बाद जूनागढ़ के दीवान जो थे शहनवाज भुट्टो, उन्होंने भारत में विलय के संबंध में एक पत्र भारत सरकार को लिखा। 20 जनवरी 1948 को जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराकर जूनागढ़ रियासत को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। दोस्तों, जनमत संग्रह में 1,80,000 मतदाताओं ने मतदान किया था, और उसमें केवल 91 यानी कि 91 मत पाकिस्तान के विलय के पक्ष में थे। यानी कि बहुत भारी संख्या में जो जनमत संग्रह करवाया गया था, उसमें भारी संख्या में लोगों ने भारत में विलय का अपना मत दिया था। तो इस तरह से जूनागढ़ की जो रियासत थी वो भारतीय संघ में विलय हो गई थी। इसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं जम्मू कश्मीर रियासत के बारे में पढ़ लेते हैं। जम्मू कश्मीर के बारे में हमने जब दक्षिण एशिया वाला अध्याय पढ़ा था दूसरी बुक में, उसके बारे में मैंने जम्मू कश्मीर की समस्या पर चर्चा की थी। और मुझे लगता है जिन स्टूडेंट्स ने ये वीडियोस लगातार देख रहे हैं उन्हें जम्मू कश्मीर की समस्या अच्छे से याद होगी। जम्मू कश्मीर वैसे तो मैप में मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दिखा देती हूँ। ये जम्मू कश्मीर की रियासत थी। जम्मू कश्मीर की जनसंख्या का 76% भाग जो था वो मुस्लिम था, यानी कि यहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी। शेष भाग गैर मुस्लिम, जिसमें हिंदू और सिख आदि शामिल थे।
जम्मू कश्मीर के राजा हरी सिंह थे और हरी सिंह हिंदू थे। जम्मू कश्मीर की रियासत पाकिस्तान से सटी हुई थी। हरी सिंह ने प्रारंभ में स्वतंत्र रहने की इच्छा जाहिर की थी, यानी कि उन्होंने ना तो भारत में विलय के संबंध में कोई निर्णय लिया और ना ही पाकिस्तान में, परंतु उत्तर पश्चिमी प्रांत के कबीलाइयों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। और जब कबीलाइयों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया तब राजा हरी सिंह जो थे उन्होंने भारत से मदद की गुहार लगाई। अब राजा हरी सिंह जो थे वो पाकिस्तान में बिल्कुल भी शामिल नहीं होना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने भारत में मदद की गुहार लगाई। तो भारत में जब उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने कहा कि जब तक आप जम्मू कश्मीर रियासत के विलय के संबंध में कोई भी फैसला नहीं लेते तब तक हम आपकी मदद नहीं कर सकते। और 24 अक्टूबर को राजा हरी सिंह ने भारतीय सरकार से मदद की अपील की और 26 अक्टूबर को उन्होंने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए, यानी कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद भारतीय सरकार ने अपनी सेना कश्मीर में भेजी और सेना ने कबीलाइयों को बाहर कर दिया, परंतु फिर भी पाकिस्तान ने कश्मीर के 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है और इस क्षेत्र को पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर के नाम से जाना जाता है, जो कब्जा अभी तक बरकरार है। तो दोस्तों, इस तरह से जम्मू कश्मीर में जो है वो जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हुआ था। क्योंकि राजा ने कोई तात्कालिक निर्णय नहीं लिया और तात्कालिक निर्णय ना लेने की वजह से पाकिस्तान की तरफ से उस पर आक्रमण हो गया। राजा बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो पाकिस्तान में विलय करे, इसीलिए उसने भारत संघ में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और भारतीय सेना ने वहाँ पे जाके कार्यवाही करी और उस कार्यवाही के तहत जो है कबीलाइयों को वहाँ से बाहर कर दिया। लेकिन इस दौरान जो एक हिस्सा था वो पाकिस्तान के पास अभी भी बरकरार है। तो आइए दोस्तों, अब हम अगली रियासत पर बात कर लेते हैं, हैदराबाद की रियासत। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हैदराबाद की रियासत से संबंधित प्रश्न जो है वो पेपर में लगातार पूछे जाते हैं। तो हैदराबाद की रियासत को सबसे पहले हम मानचित्र में देख लेते हैं। ये देखिए, ये हैदराबाद की रियासत है, काफ़ी बड़ी रियासत थी। हैदराबाद की रियासत बहुत बड़ी थी। ये रियासत चारों तरफ से हिंदुस्तानी इलाके से घिरी हुई थी और मैंने मानचित्र में इससे पहले भी आपको दिखाया है कि चारों तरफ से हैदराबाद का क्षेत्र जो है वो हिंदुस्तान से घिरा है। इसके पुराने हैदराबाद के कुछ हिस्से आज के वर्तमान के महाराष्ट्र, कर्नाटक और बाकी हिस्से आंध्र प्रदेश के हैं। मैं एक बार आपको फिर से मानचित्र में दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये हैदराबाद की रियासत है और इसके हिस्से महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश जो है उसके साथ सटे हुए हैं। हैदराबाद के शासक को निज़ाम कहा जाता था और वह दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों में शुमार किया जाता था और निज़ाम का नाम था उस्मान अली खान आसिफ। नाम नहीं पूछा जाएगा दोस्तों आपसे, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता रही हूँ। तो जो हैदराबाद का निज़ाम था वो ये चाहता था कि हैदराबाद की रियासत को आज़ाद रियासत का दर्जा दिया जाए, यानी कि ना वो पाकिस्तान में शामिल होना चाह रहा था ना ही वो भारत के पक्ष में था। वो केवल ये चाहता था कि उसकी रियासत जो है वो स्वतंत्र रहे। और निज़ाम ने सन 1947 में 29 नवंबर को भारत के साथ यथास्थिति रखने के समझौते पर हस्ताक्षर किया और ये समझौता 1 साल के लिए था। परंतु दोस्तों, इसी दौरान हैदराबाद की रियासत के जो लोग थे उनके बीच निज़ाम के शासन के खिलाफ एक आंदोलन ने जोर पकड़ा, यानी कि जो निज़ाम की रियासत के लोग थे उन्होंने इनके खिलाफ एक आंदोलन की जिसमें महिलाएं निज़ाम के शासन में सबसे ज़्यादा जुल्म की शिकार हुई थी। महिलाएं इस आंदोलन में बहुत संख्या में आकर जुड़ी और हैदराबाद शहर इस आंदोलन का गढ़ बन गया और हैदराबाद की जनता ने निज़ाम के अत्याचारों के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ दिया, जिसमें तेलंगाना इलाके के किसान जो थे वो निज़ाम के दमनकारी शासन से ख़ास तौर पर दुखी थे। यानी कि निज़ाम का जो शासन था, शासन व्यवस्था थी, उससे वहाँ की जनता बिल्कुल भी खुश नहीं थी। और हैदराबाद में जो आंदोलन था, इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस, यानी कि ये दोनों मिलकर इस आंदोलन को लीड कर रहे थे। अब ये जो आंदोलन हो रहा था निज़ाम के शासन के खिलाफ, इस आंदोलन को देखकर निज़ाम ने लोगों के खिलाफ एक अर्धसैनिक बल उसकी नियुक्ति की। ये अर्धसैनिक बल कौन थे? ये निज़ाम के पर्सनल यानी कि निज़ाम के निजी सैनिक थे
या इनको ये कह सकते हैं कि निज़ाम के इशारों पर काम करते थे, इन्हें रजाकार कहा जाता था वहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न निकल के आता है कि रजाकार कौन थे। तो रजाकार जो थे वो निज़ाम के अर्धसैनिक बल के लोग थे या निज़ाम के आदमी थे जिन्हों को नियुक्त किया गया था निज़ाम ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए। और निज़ाम ने जब इन रजाकारों को आंदोलन को कुचलने के लिए भेजा तो इन रजाकारों ने बेबस जनता, निरीह जनता पर हिंसा व अत्याचार का प्रयोग किया। इन रजाकारों ने वहाँ पे लूटपाट मचाई, हत्या और बलात्कार पर उतारू हो गए, जिससे वहाँ की शांति और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई। भारत सरकार की चेतावनी के बाद भी निज़ाम ने सरकार की शर्तें नहीं मानी। 13 सितंबर 1948 को भारत सरकार द्वारा निज़ाम के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही की गई और इस पुलिस कार्यवाही के दौरान 5 दिन तक जो था वो युद्ध चला निज़ाम के सैनिकों और भारत सरकार के बीच। और 18 सितंबर 1948 को निज़ाम की सेनाओं ने भारतीय सेनाओं के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। 26 अक्टूबर 1948 को निज़ाम ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और इस प्रकार हैदराबाद रियासत का विलय भारत में हो गया। हालांकि दोस्तों इसके बाद निज़ाम के साथ नरम व्यवहार किया गया और उसे 50 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के रूप में भी दिया गया। भारत ने जो ये गुप्त सैनिक कार्यवाही की थी हैदराबाद में, इसको ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है। ये भी आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, केवल मैं आपको जानकारी के लिए बता रही हूँ। और ऑपरेशन पोलो जो है वो इसलिए इसका नाम रखा गया क्योंकि हैदराबाद में उस समय विश्व के सबसे ज़्यादा पोलो के मैदान थे और ये पोलो के मैदान कितने थे? 17। ये भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, मैं केवल आपकी जानकारी के लिए इसको बता रही हूँ। तो दोस्तों शायद आपको ये समझ में आ गया हैदराबाद का विलय भारतीय संघ में किस प्रकार से हुआ। अब हम पढ़ लेते हैं मणिपुर। तो मणिपुर के लिए भी सबसे पहले आपको इसका मैं मानचित्र में मणिपुर रियासत की स्थिति आपको दिखा देती हूँ। ये है मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है मणिपुर, बिल्कुल। तो मणिपुर के राजा थे बोधचंद्र सिंह। उन्होंने 1947 में ही भारत के साथ विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। यानी कि मणिपुर में पहले ही राजा जो थे वो चाहते थे भारत के साथ विलय कर। इसके बदले में उन्हें यह आश्वासन दे दिया गया था कि मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रहेगी, यानी कि मणिपुर के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। लेकिन वहाँ की जनता के दबाव में आकर, यानी कि जनता के जनमत के दबाव में आकर महाराजा ने बोधचंद्र ने 1948 के जून में चुनाव करवाए और इस चुनाव के फलस्वरूप मणिपुर की रियासत में संवैधानिक राज्यतंत्र की स्थापना हुई। दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहती हूँ, मणिपुर भारत का पहला भाग है जहाँ पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव कराए गए थे। यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न जो है वो बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत का वह भाग या राज्य बताइए जहाँ पे सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए थे। तो मणिपुर। अच्छा, ये जो चुनाव कराए गए थे वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था के लिए। तो वहाँ पे संवैधानिक राज्यतंत्र कायम हुआ। अब जब वहाँ पर विधानसभा के चुनाव हुए और संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो गई तो नवनिर्वाचित विधानसभा जो थी उसमें और राजा के बीच में भारत के विलय के साथ गहरे मतभेद थे। यानी कि कुछ पार्टी चाहती थी कि भारत में विलय किया जाए, राजा भी चाहता था कि भारत में विलय किया जाए, लेकिन कुछ पार्टीज वहाँ पे ऐसी थी जो ये चाहती थी कि भारतीय संघ के साथ मणिपुर को विलय नहीं करना चाहिए। लेकिन राजा ने तो पहले ही अपने विलय के लिए सहमति जो थी वो भारत सरकार के साथ दे रखी थी। अब राजा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। 1949 में राजा ने जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए तो वहाँ की जो विधानसभा है उसकी राय नहीं ली गई और जब वहाँ की विधानसभा की राय नहीं ली, वहाँ की जनता जो है वो राजा के इस कदम को लेकर राजा के प्रति क्रोध और नाराजगी के भाव जनता के अंदर पैदा हुए और इसका असर जो है वो आज भी देखा जा सकता है। मणिपुर में जो इस तरह से भारत विरोधी कई बार आंदोलन हो जाते हैं। तो मणिपुर का विलय भी आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस भाग में हमने 4 देसी रियासतें जो थीं, जिसमें से पहली थी जूनागढ़, फिर थी जम्मू कश्मीर, तीसरी हैदराबाद और तीसरी मणिपुर, इनके विषय में पढ़ा है। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वैसे तो आपको चारों रियासतें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, लेकिन आपका जो सिलेबस है बोर्ड का और आपकी जो NCERT की बुक है उसमें
हैदराबाद रियासत और मणिपुर रियासत जो है इसी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया और पेपर में जो प्रश्न है वो इन्हीं रियासतों से आएगा अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा। हाँ, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है शॉर्ट में, इन चारों रियासतों के नाम पूछे जा सकते हैं और जूनागढ़ और कश्मीर के विषय में 2 नंबर के प्रश्न भी आ सकते हैं, लेकिन बड़े प्रश्न जो आएंगे वो आपके हैदराबाद और मणिपुर रियासत से ही आएंगे। तो दोस्तों वीडियो के इस भाग में इतना ही। आगे हम जो वीडियो बनाएंगे वो अपनी राज्यों के पुनर्गठन पर बनाएंगे और अगर आपका कोई प्रश्न है इस अध्याय से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।